हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ हाउ टू कंपेयर सॉल्युबिलिटीज़ इन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में जो सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर रहते हैं वो बहुत ही रैंडम रहते हैं और स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि किस बेसिस पे उसको हैंडल किया जाए। ओके, तो इसकी मैं ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा और कंसेप्चुअल नॉलेज भी आपको दूंगा कि एग्जैक्टली व्हाई दिस इज़ अ पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे कि आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को आप सोचिए, ट्राई कीजिए। ओके, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। तो क्वेश्चन ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे ये बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, इट इज़ मोर देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस बात को एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेरियम जो है इसका साइज़ ज़्यादा है और मैग्नीशियम का साइज़ लेस है। जिसका साइज़ लेस होता है ऐसे केस में इसका आयनिक पोटेंशियल जो होता है यानी पोलराइजिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस केस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू फिजेंस रूल, जिस कारण जिसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में आयनिक करेक्टर ज़्यादा है। और आपको पता होना चाहिए जितना आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी पानी में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड हैज़ मोर आयनिक करेक्टर, hence it has more solubility in water than magnesium hydroxide। अब एक बात को हम जान लेते हैं कि कोई भी चीज़ पानी में घुलती कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डाल दिया, ये हमने नमक लिया और एक चम्मच हमने पानी के अंदर डाल दिया और इसको स्टिर कर दिया, तो ये घुलता किस तरीके से है। तो देखिए ये जो NaCl होता है, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, इसका एक लेटस होता है। लेटस मतलब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सोडियम Na+ के आयंस कैटायन होते हैं और Cl- के एनायंस होते हैं। वो किसी पर्टिकुलर एक तरीके से अरेंज्ड होते हैं। ओके, एक लैटिस में वो अरेंज्ड होते हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जब पानी के अंदर हम इसको घोलते हैं तो एनर्जी हमें मिलती है। एनर्जी जब मिलेगी तो इनके बीच में जो ये आयनिक बॉन्ड है बेसिकली ये ब्रेक होगा, यानी लैटिस को ब्रेक करना होगा। और ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जैसे Na+ की अगर हम बात करें तो Na+ के आसपास चारों तरफ से इसको कौन घेर लेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स। जैसे ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसमें O पे पार्शियल नेगेटिव है, तो इस प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। सिमिलरली ऐसे ऐसे पानी के मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो चारों तरफ से इस Na+ को स्टेबलाइज करेंगे, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें लैटिस को ब्रेक करने के बाद पानी क्या कर देता है, कैटायन को स्टेबलाइज करता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन। कि भाई ये क्या हो गया, सॉल्वेशन हो गया। अब पानी के केस में इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन। सॉल्वेशन इज अ जनरल टर्म, इन द केस ऑफ वाटर इट इज़ नोन एज हाइड्रेशन। सिमिलरली Cl- को भी क्या होगा, ये वाटर स्टेबलाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ डेल्टा पॉजिटिव। हाइड्रोजन एटम पे डेल्टा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव भी इस नेगेटिव को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। सब जगह से यही चीज़ होगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये हाइड्रेशन हुआ। अब देखिए लैटिस को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी लैटिस से हमको सप्लाई करनी पड़ी X अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो X अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ी इसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। इसका सिंबल पॉजिटिव आएगा क्योंकि इतनी एनर्जी हमने सिस्टम में ऐड की है तो पॉजिटिव साइन आएगा। अब ये जब सॉल्वेशन होगा, जब ये स्टेबलाइज करेगा वाटर के मॉलिक्यूल इन कैटायन और एनायन को, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। लेटस से वो एनर्जी रिलीज होती है Y यूनिट, लेटस से Y किलोजूल एनर्जी रिलीज है। एनर्जी रिलीज हो रही है यानी सिस्टम से निकल रही है, घट रही है, तो हम उस पर माइनस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है। अब ओवरऑल कोई भी प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली फिजिबल कब होता है, जब नेट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ओके, यानी जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, अगर जो निकल रही है एनर्जी वो उससे ज़्यादा होगी तो ओवरऑल जो डेल्टा H आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी पूरा प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। ओके, तो सॉल्वेशन यानी दो फैक्टर्स यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में होते हैं, एक तो लैटिस एनर्जी और एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी। अब खुद ही सोचिए, लैटिस एनर्जी जितनी लेस होगी उतना हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। यानी हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी मोर एंड लैटिस एनर्जी शुड बी लेस इन ऑर्डर फॉर मोर सॉल्युबिलिटी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये रिलीज होने वाली एनर्जी है, तो ये क्या होनी चाहिए, ज़्यादा रिलीज होनी चाहिए। और जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी लैटिस को ब्रेक करने के लिए यानी लैटिस एनर्जी, दैट शुड बी लेस।
तो कोई भी चीज़ जैसे NaCl सोल्यूबल हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब इसका हाइड्रेशन होगा तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिस एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा, ताकि ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई। और इस कारण ये पूरा प्रोसेस थर्मोडाइनेमिकली प्रॉफिटेबल होगा, दैट इज इसका डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, लेस देन जीरो, जिस कारण इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। ये इसका रियल रीज़न होता है। लेकिन अब पॉइंट की बात क्या है, होता कुछ ऐसा है, अगर यही ऑर्डर हम सल्फेट्स में देखें, लेटस से हम बात करें बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की, अब होता क्या है, इस केस में ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी रिवर्स आता है, यानी यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बेरियम सल्फेट से ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्या हो गया कि जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है हाइड्रोक्साइड में और सल्फेट्स में वो अलग अलग आ गया। तो इसका ट्रिक मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, फिर इसका रीज़न भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका जो सुपर ट्रिक है, आइए उस बात को जानते हैं। देखिए सुपर ट्रिक ये है कि अगर जो R माइनस है, यानी रेडियस ऑफ एनायन इज क्वाइट लार्ज देन रेडियस ऑफ केटायन, तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो होता है वो ऐसा होता है कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ रेडियस ऑफ एनायन इज मच लार्जर देन रेडियस ऑफ केटायन देन सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आयोडाइड्स का, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। अब इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आयोडीन का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी ऐसे केस में LiI की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, फिर NaI और फिर पोटेशियम आयोडाइड। सिमिलरली सल्फेट्स में भी ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कंपैरिजन करते हैं Na2SO4 में एंड K2SO4 में। ऐसे केस में जो सल्फेट होता है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो ऐसे केस में डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीज़न मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। इसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर केटायन का और एनायन का साइज़ थोड़ा सिमिलर सा है तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, सच एज हमने यहाँ पे देखा ये बेरियम और मैग्नीशियम वाले केस में, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस केस में जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो इस केस में क्या होगा, डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। फॉर एग्जांपल हम फ्लोराइड्स की बात करें, लेटर से हम बात करते हैं LiF, NaF, KF, लेटर से हमने इनकी बात की, तो ऐसे केस में भी सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। यानी सारा का सारा खेल किसका होता है, एनायन के साइज़ का होता है। एनायन का साइज़ अगर काफ़ी ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में क्लियरली डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, और अगर एनायन का साइज़ क्या होगा, कम होगा या सिमिलर टू केटायन होगा तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। आइए अब जानते हैं जो ये एनोमलस ऑर्डर्स आते हैं इसकी वजह क्या होती है, रियल वजह क्या होती है। तो ट्रिक्स का आप यूज़ कीजिए, लेकिन रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज एक्चुअल में इंप्रूव होगी। तो देखिए जो डेल्टा एच हाइड्रेशन का एक रफ फार्मूला जो है वो कुछ ऐसा होता है, इट इज़ इक्वल टू K1 डिवाइड बाई R1 प्लस K2 बाई R2। इसमें K1 K2 कोई भी कॉन्स्टेंट है जिनके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। R1 इस केस में केटायन का रेडियस है और R2 इसमें एनायन का रेडियस है। और जो U लेटस यानी लेटस एनर्जी जो होती है इट इज़ इक्वल टू K3। इसका जो एक्चुअल फार्मूला है वो तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो बॉर्न लैंडेज इक्वेशन से पता लगता है, बट आप रफली ये ध्यान रखें K3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। R1 इज़ रेडियस ऑफ द केटायन एंड R2 इज़ रेडियस ऑफ द एनायन। अब देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज़ होगा, ये कैटायन का हो चाहे एनायन का हो, ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज़ होगी, क्योंकि R1 R2 दोनों के दोनों क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो R1 R2 इफ़ दे इंक्रीजेज देन ऐसे केस में डेल्टा एच एज वेल एज यू दोनों के दोनों डिक्रीज होंगे। नाउ द पॉइंट इज डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, तो रेडियस तो बढ़ता ही है, जब रेडियस बढ़ेगा तो डेल्टा एच और यू दोनों ही घटेंगे। ओके तो ज़्यादा सोल्युबिलिटी कब होती है, ज़्यादा सोल्युबिलिटी तब होती है जब डेल्टा एच की वैल्यू कम घटे और यू की वैल्यू क्या घटे, ज़्यादा घटे। डेल्टा एच की वैल्यू कम घटे और यू की वैल्यू ज़्यादा घटे। अगर डेल्टा एच की वैल्यू कम घटेगी यानी ओवरऑल डेल्टा एच जो है वो लैटिस एनर्जी पे डोमिनेट करेगा एंड ओवरऑल ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आइए देखते हैं पहला केस। पहले केस में जो रेडियस ऑफ एनायन है दैट इज R2 इज मच लार्जर देन रेडियस ऑफ केटायन।
फॉर एग्जाम्पल लिथियम आयोडाइड, फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयोडाइड, इन सब में ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर R2 की वैल्यू R1 से बहुत ज़्यादा होगी, तो R2 अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये टर्म लगभग क्या कर सकते हैं हम, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी जो डेल्टा एच हाइड्रेशन है उसमें जो मेन कॉम्पोनेंट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है कैटायन की वजह से, ठीक है। अब हम जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऐसे कि इसमें R1 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और R1 की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो ऐसे कि इसमें डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या होगा, काफ़ी स्पीड से डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं लेटिस एनर्जी का। इसकी वैल्यू है K3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। जैसा कि आप देख रहे हो R2 की वैल्यू R1 से काफ़ी ज़्यादा है, तो R2 की वैल्यू जब R1 से काफ़ी ज़्यादा है तो R1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी R1 अब इंक्रीज भी हुआ तो भी R2 का फैक्टर इसके अंदर ज़्यादा है, यानी लेटिस एनर्जी R2 पे भी काफ़ी डिपेंड है। ओके, तो लेटिस एनर्जी भी डिक्रीज होगी लेकिन उतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी। तो खुद ही सोचिए, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी है, मान लीजिए ओरिजिनली ये कहीं पे 100 मान लीजिए, अब ये डिक्रीज होके कितनी हो गई, ये डिक्रीज होके हो गई भाई 70 हो गई, और लेटेस्ट एनर्जी मान लो कितनी थी, 80 थी, ये डिक्रीज हुई लेकिन ये डिक्रीज बहुत ही कम हुई, ये हुई 75। यानी जो डिफरेंस था पहले 180 में वो था 20 का, और अब डिफरेंस बहुत ही कम रह गया है। तो पॉइंट इज दैट डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे R2 ग्रेटर देन R1 के केस में, तो क्या होगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन जो हो रहा है इट इज़ डिक्रीजिंग मोर रैपिडली एंड लेटिस एनर्जी इज़ डिक्रीजिंग लेस रैपिडली। तो इस केस में जो हमारा फैक्टर था, यानी ये फैक्टर जो है ये ज़्यादा घटने की वजह से सॉल्युबिलिटी जो है दैट विल डिक्रीज। तो LiI में और NaI में, सोडियम आयोडाइड में, इट हैज़ मोर सॉल्युबिलिटी। इन्हीं को बाकी चीज़ों में भी हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में जो R1 और R2 है वो लगभग सिमिलर है, कंपेरेबल है, यू कैन से, ठीक है। अब ऐसे केस में डाउन द ग्रुप हम जब जाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, R1 R2 इंक्रीज होने से क्या होगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, लेटिस एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पर इस केस में R1 प्लस R2 दोनों ही फैक्टर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, तो ये जब ऐड होंगे तो जो लेटिस एनर्जी है वो और भी ज़्यादा डिक्रीज करेगी। अब खुद ही सोचिए, लेटिस एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो लेटिस को ब्रेक करना क्या हो जाएगा, रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर हम बात करेंगे, जैसे LiF की बात करें और NaF की बात करें, तो लेटिस एनर्जी कम होती जा रही है और हाइड्रेशन जो एनर्जी है वो भी कम हो रही है, पर उतनी ज़्यादा स्पीड से कम नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में दिस इज बेटर। सो गाइज, इस वीडियो में आपने फंडा जाना कि सॉल्युबिलिटी क्यों होती है, इसका ट्रिक क्या होता है और कैसे उसको हम एक्चुअल में एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आपके कंसेप्ट पहले से ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। अच्छा, ओके गाइज, अगर आपको ATP के वीडियोस से काफ़ी हेल्प मिलती है तो हमें भी ज़रूर हेल्प करें। जो ATP का फेसबुक का पेज है ज़रूर उसे लाइक करें और एक ऑनेस्ट रेटिंग दें ताकि हम ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकें। ओके गाइज, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।